प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। असित क्विज एकेडमी एक प्रीमियम जीके एवं क्विज आधारित चैनल है जो शासकीय नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए एवं क्लास 8 से 12 तक के छात्रों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। हम हर वीडियो को परीक्षा के नवीनतम पैटर्न के अनुसार बनाते हैं ताकि आपका एक एक मिनट सही दिशा में लगे। हमारी भाषा सरल और साफ होती है जिससे हर छात्र आसानी से सीख सके। हमारा फोकस सिर्फ एक है, आपकी सफलता। आइए क्विज प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, असित क्विज एकेडमी में आपका दिल से स्वागत करता हूं। हमारा लक्ष्य है लर्न फास्ट स्कोर हाई। आज के क्विज में भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीते वर्षों में कई बार पूछे गए हैं शामिल किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा में स्थित हैं? भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा में स्थित हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड ऑन द कोस्टल लाइन? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 7 स्टेट, ऑप्शन बी 8 स्टेट, ऑप्शन सी 9 स्टेट and option D 10 state. Now correct answer is option C 9 state. भारत एक बड़ा देश है और इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही खास है। इस देश के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से मिलती हैं, इसलिए इन्हें समुद्री तट रेखा वाले राज्य कहा जाता है। पश्चिम में गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्य हैं जो पश्चिमी समुद्र तट पर मौजूद है। पूर्व में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य हैं जिनकी तट रेखा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से जुड़ी है। इन राज्यों के अलावा भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनकी अपनी तट रेखाएं हैं। यह है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और द्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये सभी मिलकर भारत की समुद्री सीमाओं को और भी बड़ा बनाते हैं। इस तरह भारत की तट रेखा सिर्फ राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी जरूरी है जो देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और संस्कृति में मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? Which of the following lines of latitude passes through the middle of India? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा एंड ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कर्क रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारतीय भूगोल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह काल्पनिक रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है और यहाँ की जलवायु तथा मौसम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। भारत के 8 राज्य इस रेखा के मार्ग में स्थित है जिसके परिणाम स्वरूप इन राज्यों के मौसम पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ये राज्य हैं, पहले सबसे गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
इन राज्यों से होकर गुजरने के कारण कर्क रेखा इन क्षेत्रों के तापमान, वर्षा के स्वरूप और समग्र मौसम को निर्धारित करने में सहायक होती है। अतः कर्क रेखा भारत की विविध जलवायु और क्षेत्रीय विशिष्टताओं को समझने के लिए इन आवश्यक भौगोलिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? Which of the following places is located closest to the equator? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी कैप कैमोरी, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट एंड ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह बिंदु भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक स्थित है, जिस कारण इसका विशेष महत्व है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है, जो इसे भारत का अभिन्न अंग बनाता है। इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर है। यह न केवल भारत का दक्षिणी छोर है, बल्कि यह भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के भी काफी करीब है। इस निकटता के कारण इंदिरा पॉइंट का सामरिक और भौगोलिक महत्व और भी बढ़ जाता है। संक्षेप में, इंदिरा पॉइंट भारत का अंतिम दक्षिणी सिरा है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, भूमध्य रेखा के निकट है और इंडोनेशिया के सुमात्रा के समीप है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या कहलाता है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या कहलाता है? What is the northernmost point of the India mainland called? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कैप कैमोरी, ऑप्शन सी सैंडल पीक एंड ऑप्शन डी इंदिरा कॉ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंदिरा कॉ। भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। यह स्थान काराकोरम पर्वतमाला में अवस्थित है, जो अपनी दुर्गमता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर के निकट स्थित है, जो इसे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह भारत का सबसे उत्तरी भौगोलिक बिंदु है, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा और अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इंदिरा कॉल की स्थिति भारत, पाकिस्तान और चाइना के सीमाओं के पास होने के कारण यह क्षेत्र भू राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। समुद्र तल से इंदिरा कॉल की ऊंचाई लगभग 5764 मीटर है, जिसे फीट में मापने पर लगभग 18,911 फीट होती है। यह ऊंचाई इसे दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम स्थानों में से एक बनाती है, जहां जीवन की परिस्थितियां अत्यंत कठिन है। इंदिरा कॉल न केवल एक भौगोलिक बिंदु है, बल्कि यह भारतीय साहस और दृढ़ता का प्रतीक भी है। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आप इतनी दूर आ गए हैं, बेहद खुशी हुई। जरूर वीडियो आपको पसंद आ रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। क्विज पसंद आ रहा है तो कृपया असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। साथ ही लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? Which waterway separates the Indian mainland from Rameshwaram Islands?
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी पंबन चैनल, ऑप्शन सी ग्रॉन चैनल एंड ऑप्शन डी डंकन पास। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल नामक एक जल मार्ग अलग करता है। यह पंबन चैनल बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। यह जल मार्ग भारत को रामेश्वरम द्वीप के साथ साथ श्रीलंका से भी अलग करता है और दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा तय करता है। इस पंबन चैनल के ऊपर पंबन पुल बना हुआ है, जिस पर से रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं। यह पुल रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है, जिससे लोगों और सामान का आना जाना आसान हो गया है। यह सुंदर और महत्वपूर्ण पुल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डंकन पास इनके बीच स्थित है। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डंकन पास लोकेटेड? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन बी कार निकोबार एवं लिटिल निकोबार, ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ऑप्शन डी दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार। अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। डंकन पास, जिसे डंकन जल संधि के नाम से भी जाना जाता है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। यह रटलैंड द्वीप और छोटे अंडमान द्वीप के बीच स्थित है। रटलैंड द्वीप ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का एक हिस्सा है, जबकि छोटा अंडमान, जिसे लिटिल अंडमान द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, डंकन पास बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को आपस में जोड़ता है, जिससे इस क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बनता है। भौगोलिक रूप से यह जल संधि दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करती है, जिससे इन दोनों द्वीपों के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा बनती है। डंकन पास की चौड़ाई लगभग 48 किलोमीटर है, जो इसे जहाजों और अन्य समुद्री जहाजों के लिए एक विस्तृत मार्ग प्रदान करती है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जो इसे भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ती है, और इसके पूर्व में अंडमान सागर स्थित है, जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों से जोड़ता है। इस प्रकार डंकन पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और सामरिक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा किस नाम से जानी जाती है? बाय व्हाट नेम इज द लाइन फॉर्मिंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना नोन? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन बी डुरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा एंड ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह एक जरूरी भौगोलिक और राजनीतिक सीमा है। इसका नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौते के तहत तय की गई थी। यह समझौता ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच हुआ था। इसका मकसद दोनों क्षेत्रों के बीच सीमा तय करना था, ताकि आगे चलकर सीमा को लेकर कोई झगड़ा न हो। लेकिन चाइना इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता।
चीन का कहना है कि यह रेखा सही नहीं है, इसलिए इस सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों में अक्सर विवाद होता रहता है। खासकर पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद बना रहता है। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा को ही सीमा मानता है। इस कारण से सीमा पर अक्सर तनाव और टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में जटिलता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैकमोहन रेखा भारत के किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? मैकमोहन रेखा भारत के किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? On the northern border of which Indian state is the मैकमोहन लाइन ड्रॉन? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी सिक्किम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा भारत के पूर्वोत्तर में स्थित अरुणाचल प्रदेश राज्य की उत्तरी सीमा पर निर्धारित एक महत्वपूर्ण सीमांकन है। यह रेखा विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच एक सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है। भारत सरकार इस रेखा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देती है और इसका सम्मान करती है। हालांकि चीन की सरकार इस रेखा को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करती है। इसके विपरीत चीन अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर अपना दावा करता रहता है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। मैकमोहन रेखा की स्थिति भारत और चीन के बीच एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जो समय समय पर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनता रहा है। इस सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं और इस मुद्दे का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? Which country shares the longest international border with India? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी नेपाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देशों को विभाजित करने वाली सबसे लंबी सीमा है। इस सीमा की कुल लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा बनाती है। यह न केवल लंबाई में सबसे बड़ी है, बल्कि रणनीतिक और ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह सीमा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। इन राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक जटिल जाल बनता है। इस सीमा का निर्माण 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान हुआ था। विभाजन के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान का गठन हुआ, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हुआ। विभाजन के बाद से सीमा को विभिन्न समझौतों और संधियों के माध्यम से परिभाषित और सुदृढ़ किया गया है। 2015 में हुई भूमि सीमा समझौता ने सीमा को और अधिक स्पष्टता प्रदान की, जिससे सीमांकन से संबंधित कुछ विवादों को हल करने में मदद मिली। यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग
प्राचीनतम है? विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी तटीय मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार एंड ऑप्शन डी हिमालय पर्वत। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, वास्तव में गोंडवाना भूमि का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। यह प्रायद्वीपीय पठार भारत के भौगोलिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। प्राचीन गोंडवाना, जो कभी एक विशाल महाद्वीप था, में आज के कई अलग अलग क्षेत्र शामिल थे। विशेष रूप से इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। ये सभी भूभाग एक समय में गोंडवाना नामक एक ही विशाल भूभाग का हिस्सा थे। दूसरी ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों का निर्माण भूवैज्ञानिक रूप से अपेक्षाकृत नया माना जाता है। इनकी तुलना में प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना के टूटने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। गोंडवाना के विखंडन के कारण ही यह पठार अस्तित्व में आया और इसी के कारण से यह भारत के सभी भू-आकृतिक भागों में सबसे प्राचीन माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत में आप अपना आकलन स्वयं ईमानदारी पूर्वक कीजिए। अगर आपने 10 में से 7 या उससे ज्यादा सही आंसर दिए हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है, वरना और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। याद रखें, हर दिन थोड़ा सा सीखना एक दिन बड़ी सफलता बन जाता है। अगर यह कोई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तैयारी के लिए शेयर कीजिए और असीत क्विज एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इस वीडियो के भाग 4 में, जहां हर सवाल आपको जीत के एक कदम और करीब ले जाएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।